हे एवरीवन, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और हम सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे स्वीट्स एंड टूथ डिके से। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको प्लीज़ चेक करना। स्टार्ट करते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके से। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। देखो, जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह, ये हमारी वैसे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हमारे मुंह में, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, लेकिन अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद, यानी अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारे लिए हार्मफुल है। मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। क्या होगा, हमारे माउथ में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी ग्रो करने लग जाएंगे और वहीं रहने लग जाएंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। ऐसे बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, अगर आपने खाना खाया और आपने दांतों को साफ़ नहीं किया, तो जो बचा हुआ खाना है आपके दांतों में फंसा रह जाएगा और बैक्टीरिया उसको तोड़ देगा और शुगर में और बना देगा कुछ एसिड्स। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। एसिड क्या होते हैं, एसिड सॉर टेस्ट के होते हैं और ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को गला देते हैं। ये एसिड जो है वो आपके टीथ को भी डैमेज कर दे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है टूथ डिके, यानी कि आपके दांतों का डैमेज होना। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर आपने टाइम तक इसको नहीं देखा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इट कॉजेज सेवरल टूथ एक, आपको दांतों में दर्द होगा और एक्सट्रीम केसेस में आपको दांत हटवाने भी पड़ सकते हैं। जो चॉकलेट, स्वीट और सॉफ्ट ड्रिंक्स और अदर शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये टूथ डिके के मेजर कल्प्रिट्स हैं, यानी कि इन्हीं की वजह से जो भी हम चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ये चीज़ें जो हैं एक लिमिट तक सही हैं। इनको खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और अ दातुन एंड डेंटल फ्लॉस। तो इसीलिए हर किसी को, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, दातुन करना चाहिए और या फिर डेंटल फ्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो दो टीथ के बीच में अगर आप रगड़ोगे तो क्या होगा, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं। और ये एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी कि एक बार ब्रश हमें मॉर्निंग में उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले करना चाहिए, ताकि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन दी माउथ। और अभी तो कोरोना वायरस का टाइम है, तो किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने मुँह में किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ डाल ले, अनवॉश हैंड्स हम अपने मुंह में ले लें, इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, जब भी हम जल्दबाजी में खाते हैं या फिर खाते वक्त बात करते हैं तो हमें खांसी आने लगती है या हिचकी आने लगती है कि ऐसा लगता है खाना अटक गया। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर दी विंड पाइप। ऐसा तब होता है जब खाने के पार्टिकल्स हमारी विंड पाइप में, यानी कि आपके सांस की नली में अटक जाता है, विंड पाइप में अटक जाता है। विंड पाइप क्या करती है, विंड पाइप नॉस्ट्रल से, जो आपके नोज़ के फ्रंट में होल्स हैं उन्हें नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। विंड पाइप एयर उसके अंदर से लेकर जाकर लंग्स तक पहुंचाती है, ठीक है। और अगर आप आगे से देखोगे तो आपके गले में सबसे पहले तो आगे ये जो फूड पाइप है और जो ये विंड पाइप है, ये आपस में एक दूसरे के आगे पीछे हैं। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन क्या होता है, आपकी थ्रोट के अंदर एयर और फूड का कॉमन पैसेज है, ठीक है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। जब दोनों का कॉमन पैसेज है, सेम ही रास्ता है, तो फिर फूड विंड पाइप में एंटर होने से कैसे बच जाता है। तो जैसे ही आप खाना निगलते हो तो क्या होता है, एक फ्लैप लगा होता है विंड पाइप के रास्ते में। वो फ्लैप क्या करता है, जैसे ही आप खाना खाने लगते हो विंड पाइप के फ्लैप क्लोज हो जाता है। और जब वो फ्लैप क्लोज हो गया तो क्या होगा, जो विंड पाइप है उसमें खाना जाने का चांस ही नहीं है। जो भी खाना आप खाएंगे वो सिर्फ फूड पाइप में जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाएं तो वो चोक हो जाएगा। इसलिए खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो फ्लैप है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसको बंद होना है या खुलना है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम एक्सहेल करते हैं, और खाना खाते वक्त हम फूड पाइप का भी काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आपको चोकिंग सेंसेशन होता है। नेक्स्ट, फिगर 2.6 में आपको रीजन्स बताने हैं ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। अलग अलग टेस्ट के लिए टंग में कौन कौन से रीजन्स हैं, पोजीशन ऑफ टेस्ट वर्ड्स हैं, वो आपको फॉलोइंग एक्टिविटी से बताने हैं। तो आपको एक्टिविटी 2.4 में क्या करना है, प्रिपेयर सेपरेट सैम्पल ऑफ ईच। आपको सैम्पल बनाना है इन सबके, शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट का, लेमन जूस का, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ या फिर बिटर गर्ड। अब शुगर सॉल्यूशन आपको पता है काफ़ी मीठा है, कॉमन सॉल्ट नमकीन है, लेमन जूस खट्टा है,
जो नीम वगैरह लीफ या फिर करेले का जूस होता है वो कड़वा होता है। आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट की किसी के भी ऊपर जो है पट्टी बांध देनी है उसकी आँखों पर, और उसके टंग पर आपको फ्लैट और स्ट्रेट पोजीशन में उसको खड़े रखना है। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैम्पल 1 by 1 ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। अब आपको क्या करना है, उसको एक एक करके ये सब थोड़ा बहुत खिलाना है, ठीक है। और टूथपिक आपको एक अलग अलग सैम्पल के लिए अलग अलग यूज़ करनी है, और क्लासमेट से आपको पूछना है कि कौन से एरियाज़ में उसको स्वीट डिटेक्ट हुआ, सॉल्ट डिटेक्ट हुआ, सावर यानी खट्टा डिटेक्ट हुआ, या फिर बिटर सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ। तो इसमें ही हम मार्क कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये वाला जो रीजन है हमारा, इट इज़ फॉर बिटर, हम इसमें लिखते हैं बिटर। एंड जो ये वाला रीजन है, इट इज़ फॉर सॉल्टी। जो सबसे आगे वाला है वो स्वीट के लिए है। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, बट आई होप आप समझ जाओ। और ये जो है ये सावर के लिए है, यानी कि खट्टे के लिए है, ठीक है। तो ये सब रीजन्स हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको इस एक्टिविटी से आप बता सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.6 में नोट करना है, और इसको एक्टिविटी को अपने बाकी सारे क्लासमेट्स के साथ भी परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू कि जो सबसे फ्रंट पोर्शन होता है टंग का, वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। लेफ़्ट एंड राइट साइड जो पोर्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट बिहाइंड दिस पोर्शन कैन डिटेक्ट सॉल्टी टेस्ट, और इस पोर्शन के पीछे ही सॉल्टी टेस्ट डिटेक्ट हो जाता है। जो छोटा सा लेफ़्ट और राइट पोर्शन आप टंग में देख रहे हैं सॉल्टी टेस्ट के पीछे, वो डिटेक्टिंग एरियाज़ हैं सॉर टेस्ट के लिए, सावर टेस्ट के लिए यानी कि खट्टे के लिए। और जो सबसे पीछे वाला पोर्शन है, बैक पोर्शन है, वो बिटर टेस्ट के लिए होता है। तो आई होप आपको टेस्ट बर्ड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है उसका जो जनरली नेम यूज़ करते हैं वो फूड पाइप है। द स्वैलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो भी खाना हम निगल जाते हैं उसको फूड पाइप या ईसोफेगस से पास होना होता है। फिगर 2.2 में आप देख सकते हैं जो फूड पाइप होती है वो अलॉन्ग द नेक जाती है, यानी कि आपके गले के अंदर ही से ही फूड पाइप जाने लगती है। मान लीजिए ये फूड है, ये फूड पार्टिकल आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है। अब क्या होगा, ये ईसोफेगस जैसा एक लंबा पाइप है, फूड पार्टिकल इसमें से ट्रैवल करेगा, इसमें से ट्रैवल कर करके ये स्टमक में आ जाएगा। स्टमक जो है एक जे शेप्ड ऑर्गन है, आपका पेट। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ईसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। अब ईसोफेगस क्योंकि एलिमेंट्री कनाल का ही पार्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ही पार्ट है, उसका मूवमेंट आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है। अब हम जाते हैं, द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। जो फूड पाइप है वो नेक से होते हुए चेस्ट तक जाती है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब एक्चुअली क्या होता है, फूड पाइप जो है उसकी जो दीवारें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, फूड पाइप से खाना डायरेक्टली नीचे नहीं चला जाता, वो बार बार ऐसे अंदर जाती है, बाहर होती है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही खाना नीचे तक जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल। ऐसे तो ये मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कनाल में होता है और फूड जो है वो डाउनवर्ड पुश होता चला जाता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक। कई बार ऐसा होता है कि अगर फूड जो है वो हमारा स्टमक है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और फूड को वॉमिटिंग हो जाती है। ऐसे इंस्टेंसेस को याद करो जब आप कुछ भी ऐसा खाने के बाद आपने वॉमिटिंग कर दी हो, और अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करो। देखो, जब भी ऐसा होता है कि हम कुछ गलत खाना खा लेते हैं, ऊट पटांग खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया है, गंदा खाना है, तो हमारी बॉडी ऐसा एक रिस्पॉन्स देती है, वॉमिट हो जाता है हमें, कि बॉडी को पता चल जाता है कि ये खाना जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, तो उस टाइम पर वॉमिटिंग हो जाती है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल बैग। स्टमक जो है वो जे शेप्ड ऑर्गन है, जैसे आपने देखा भी था, एंड इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, ये अगर ये एलिमेंट्री कनाल को देखें तो उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो है वो हमारा स्टमक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। यानी कि एक तरफ से तो फूड पाइप से खाना रिसीव कर रहा है और दूसरी तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। इसके लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा था। ये देखिए, जो स्टमक है
एक तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये फूड पाइप खुल रहा है ऊपर वाले पोर्शन से, और इसका जो दूसरा सिरा है वो किस में खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुल रहा है। अब हमारा स्टमक क्या करता है, डाइजेशन के लिए यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो इतने अड़ियल हैं कि ये बिना HCl के काम नहीं करते, इसलिए स्टमक को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ करना पड़ता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जितने भी एसिड्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को गला देते हैं, तो हो सकता है ये हमारे स्टमक की दीवार को भी गला दें अगर ये ज़्यादा अमाउंट में आ गए, या फिर जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो हो सकता है हमारी एसिड की वजह से पूरी बॉडी ही ख़त्म हो जाए, वो एसिड पूरी बॉडी को खा जाए। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो म्यूकस सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है और डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट करती है। अब यहाँ पर जो म्यूकस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की अंदरूनी दीवारों को बचा के रखता है। जो एसिड है वो क्यों रिलीज़ होता है, एसिड बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है जो कि फूड के साथ एंटर हो जाते हैं। अगर हमने कभी गंदा गोलगप्पे वाला पानी पी लिया, उसमें कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह था, तो पेट में जाने के बाद जो एसिड है वो उसको सबको किल कर देता है और जो मीडियम है स्टमक का एसिडिक हो जाता है, पूरा एसिड हो जाता है एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो ये कहते हैं कि हम बिना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के काम नहीं करेंगे, वो भी अब काम कर पाती हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। अब प्रोटीन्स जब छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटता है ना, तो हम उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। ये प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अमाइनो एसिड्स। Next we will move to small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. हमने पहले पढ़ा था कि पेज नंबर 16 पे हम आपको बताएंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो है वो 7.5 मीटर्स लॉन्ग है, 7.5 मीटर। इतना लंबा जो एक कॉइल्ड है ये कैसे आ गया हमारी बॉडी में, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉइल्ड है, यानी कि इतना ज़्यादा गुड़मुड़ होके बैठा है कि हमारी बॉडी के अंदर ये आ पा रहा है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन को अपनी सिक्रीशन लिवर से भी मिलती है और पेनक्रियास से भी मिलती है, और इसके साथ साथ ये कुछ जूसेस भी सिक्रीट करता है। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द अब्डोमेन ऑन द राइट साइड। आपकी अब्डोमेन के राइट साइड पर लिवर है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लिवर की। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे है लिवर। अब ये लिवर क्या करता है, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। अब ये बाइल जूस सिक्रीट तो कर देता है लेकिन इसको स्टोर नहीं करता। बाइल जूस के स्टोरेज के लिए गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। गॉल ब्लैडर एक बोरे जैसा स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर कर लेता है। अब बाइल का काम क्या होता है, एक्चुअली बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये इमल्सिफिकेशन वर्ड आपके लिए नया है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट जो कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल फैट्स हैं, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, और ये सिर्फ बाइल जूस ही कर सकता है। यहाँ हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया है कि द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fat या फिर emulsification of fat. The pancreas is a large cream color gland located just below the stomach. Stomach के एकदम नीचे पेनक्रियाज होती हैं. पेनक्रियाज क्या अपने अंदर से सिक्रीट करती हैं? पेनक्रियाटिक जूस. अभी जो पेनक्रियाटिक जूस है ये कार्बोहाइड्रेट पर भी काम करेगा, फैट पर भी काम करेगा, प्रोटीन पर भी काम करेगा. काम करने का मतलब है इन तीनों को ही पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है और उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकता है. यहाँ पर हम एक अमेजिंग फैक्ट भी पढ़ने वाले हैं. द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज इंसिडेंट. जो स्टमक की वर्किंग थी एक अजीब से एक्सीडेंट की वजह से इसका पता चला कि स्टमक कैसे काम करता है. 1822 में एक मैन थे जिनका नाम था एलेक्सिस टेन मार्टिन. उनको एक शॉटगन लग गई थी, यानी कि उनको गोली लग गई थी और जो बुलेट है उनकी चेस्ट वॉल को अच्छे से डैमेज कर गई थी और उनके स्टमक में एक होल हो गया था. ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बी अमाउंट के पास एक डॉक्टर है, उनको लेकर गया. द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली. वो जो डॉक्टर थे उसने पेशेंट को तो बचा लिया लेकिन उसके होल को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाया
और ऐसे ही बैंडेज लगा दिया जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। बियरमुंड टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक। बियरमुंड ने सोचा कि उसके पास बहुत अच्छा मौका है कि वो ये देख ले कि उसके स्टमक के अंदर क्या है उस होल में से। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उसने क्या देखा, बियरमुंड फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, कि जो स्टमक है वो सही में खाने को तोड़ रहा है। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड, उसकी वॉल में से एक फ्लूइड निकल रहा है जो फूड को डाइजेस्ट कर पा रहा है, वही गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, और उसने ये भी देखा कि स्टमक का दूसरा सिरा जो है वो नीचे से इंटेस्टाइन में खुल रहा है, और फूड के डाइजेशन के बाद जो है वो फूड का डाइजेशन इनसाइड द स्टमक कंप्लीट भी हो रहा है। अब हमने ऊपर पेनक्रियाज की बात कर ली थी कि जो पेनक्रियाज हैं उनमें से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। अब ये खाना अभी भी पूरी तरीके से नहीं टूटा है, अभी भी इसको टूटने के लिए और आगे जाना पड़ेगा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से में जाएगा जहाँ पे इंटेस्टाइन के जूस जो है वो सारे के सारे फूड के कंपोनेंट्स को बैठकर डाइजेस्ट कर रहे हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टूटते हैं सिंपल शुगर में जैसे कि ग्लूकोज, फैट जो हैं वो टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। अब हम जाते हैं अब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर हमने पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के बारे में पढ़ा। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट। अब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, अब अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तरीके से डाइजेशन कंप्लीट भी हो रहा है और फूड को अब्जॉर्ब करने की, यानी कि बॉडी अब उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब भी कर रही है। जितना भी डाइजेस्टिव फूड है वो ब्लड वेसल्स में जाएगा, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल्स में जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को कहा जाता है अब्जॉर्प्शन, कि जितना भी डाइजेस्टिव फूड है वो पास होगा ब्लड वेसल्स से और उसके बाद वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एक्चुअली में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर की दीवार है अगर वो फ्लैट है तो वो इतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन के लिए एरिया नहीं प्रोवाइड कर पाती, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसमें से फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, इस तरीके की फिंगर के जैसे बहुत सारी थाउजेंड ऑफ आउटग्रोथ्स होती हैं जिनको कहा जाता है विलाय। अब विलाय का रोल क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाय का रोल ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलाय हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, और हर विलाय के आसपास जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो फूड को अब्जॉर्ब जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका अब्जॉर्प्शन होता है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल, और फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड की पाइप्स होती हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक उसको पहुंचा देती हैं। Where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body, this is called assimilation। अब जो खाना बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया उसको अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुंचाना, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ अलग अलग ऑर्गन्स बहुत काम कर रहे हैं, उनको भी सारी चीज़ें चाहिए, उन तक पहुंचाना कहलाता है एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। सेल्स में क्या होता है, जो भी ग्लूकोज आपने खाया है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज कर देता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भी खाना ऐसा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या रह गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन को स्टार्ट करने से पहले इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने बताया कि 7.5 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली लेंथ होती है, बहुत हाईली कॉइल्ड है, इसीलिए इतनी छोटी सी स्पेस में ये अकोमोडेट कर पाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा सा चौड़ा और छोटा होता है। ये जो होता है 1.5 मीटर का होता है लेंथ में, और इसका काम क्या होता है, जितना भी वाटर, कुछ सॉल्ट्स जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से मिलते हैं वो बॉडी से ऐसे ही रिलीज़ हो जाते हैं अगर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता। पानी तो हमारी बॉडी में ज़रूरी है, अगर वो पानी ऐसे ही बॉडी से चला जाएगा तो हमें तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहता है, वो खाने को एकदम रोक के रखता है और कहता है कि इसमें से जितना भी वाटर है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट होता है
वो चला जाता है रेक्टम में। रेक्टम में कुछ टाइम तक, जब तक आप एक्सक्रीट आउट नहीं करते, वही जो मटेरियल है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में स्टोर होके रहता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में स्टोर होने के बाद जैसे ही आप एक्सक्रीट आउट करेंगे तो एनस से रिलीज़ हो जाएगा और इसी को इजेशन कहेंगे। यहाँ पर मैंने यही बताया है, द फीकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। जो मैंने डायग्राम से बताया वही इस पैरा में भी लिखा है। नेक्स्ट में विल मूव टू डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आपने ग्रास ईटिंग एनिमल्स को देखा है, काऊ, बफेलो और बहुत सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जब देखो आप उन्हें देखोगे तो वो खाने को च्यू करते रहते हैं। तो वो डायरेक्टली खा क्यों नहीं लेते? एक्चुअली क्या होता है, जैसे वो ग्रास को क्विकली खाते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर उनके एक रूम बना होता है जिसको रूमेन कहते हैं। वो स्टमक का ही एक पार्ट है। फिगर 2.9 में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर जितना भी फूड है वो क्या होता है, आधा डाइजेस्ट होके रह जाता है, इसलिए उसको कड कहते हैं। अब रूमेन में जो फूड आधा डाइजेस्टेड था वो कड है, लेकिन ये कड जो है ये वहीं नहीं रहता, ये वापस से मुंह में आ जाता है एनिमल के और छोटे छोटे लम्प्स में आता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आता है और फिर एनिमल उसको दोबारा से च्यू करता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन। और जो एनिमल्स इसको परफॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है रूमिनेंट्स। अब हम ह्यूमंस जो हैं वो ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों घास वगैरह नहीं खा सकते? हम क्यों पालक वगैरह को उबाल के खाते हैं, कच्चा नहीं खाते? क्योंकि एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जो ग्रास है उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, और रूमिनेंट्स, कैटल, डियर एक्सेट्रा, इनके रूमेन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। रूमेन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये डाइजेशन करवाते हैं सेलुलोज का। ये आप देख सकते हैं, ये जो रूमेन है यहाँ पर बैक्टीरिया है, ये डाइजेस्ट कर लेंगे सेलुलोज को। अब एक्चुअली हमारे पास ये रूमेन नहीं है, ये बैक्टीरिया भी नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, रैबिट वगैरह, इनके पास क्या होता है? अब ये तो हमने रूमिनेंट्स की बात करी, काऊ, बफेलो के बारे में। अब जो हॉर्स और रैबिट होते हैं इनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। फिगर 2.9 में आप इसे देखेंगे। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, और वहीं पे सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है कुछ बैक्टीरिया की वजह से जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे हॉर्स वगैरह के बारे में तो नहीं दे रखा, लेकिन आप इसी डायग्राम में इसको समझ सकते हैं कि सीकम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। बस यहीं पे, यहाँ पे उनके कुछ बैक्टीरिया होंगे जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, उसमें भी मैंने आपको बताया है ह्यूमन के बारे में सेपरेटली और सीकम के बारे में सेपरेटली। तो ये एक इंटरेस्टिंग वे है फूड को इनटेक करने का। अब फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा की बात करते हैं। अमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। हम जो ह्यूमंस है ये हम मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर हमें बनाते हैं, लेकिन अमीबा एक ही सेल से मिलकर बनी है और ये पाउंड वाटर में पैचेस की फॉर्म में मिलती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है और बहुत सारे स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स हैं। आप अमीबा को देख सकते हैं, ये इरेगुलर शेप्ड होती है, इसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं है। इसके पास फूड वैक्यूल है, इसके कुछ पैर हैं या फिर हाथ भी कह सकते हैं। इन्हें बोला जाता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट, यानी कि फीट के जैसा लगता है बट फीट नहीं है। इसकी बॉडी में एक न्यूक्लियस है। अभी कैसे डाइजेशन करती है फूड का उसको पढ़ना है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, क्योंकि इसका एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में होता क्या है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। ये अपनी पोजीशन एंड शेप चेंज करती रहती है। ये पुशेस आउट करती है वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें सीडोपोडिया कहते हैं या फिर फॉल्स फीट कहते हैं, और ये मूव करती रहती है फूड को कैप्चर करने के लिए। अब एक्चुअली क्या करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीडोपोडिया है। ये अपने सीडोपोडिया को ना आगे आगे बढ़ाती जाती है। अगर फूड पार्टिकल दूर है तो ये सीडोपोडिया को और आगे ले जाएगी और आगे ले जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ये उसको अच्छे से इनगल्फ कर लेगी। जैसे ही अंदर इनगल्फ कर लेती है तो वो फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर जाते ही उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर डाइजेशन करने के बाद जो भी रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं जो उसको नहीं चाहिए, वो बॉडी से ऐसे करके इजेस्टेड वेस्ट कर देते हैं। ये भी वेस्ट ऐसे इजेस्ट करती है। नेक्स्ट, amoeba feeds on some microscopic organism when it senses food. It pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. जैसे मैंने आपको बताया कि अमीबा जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाती है। जैसे से पता चलता है कहीं फूड पार्टिकल है, ये अपनी सीडोपोडिया को बाहर निकाल लेती है, फूड पार्टिकल को अपने अंदर इंगल्फ कर लेती है, पकड़ के निगल जाती है। जो फूड है वो फूड वैक्यूल में आके अटक जाता है
और फूड वैक्यूल में ही बहुत से डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो सिक्रीट होते हैं, वो फूड पर काम करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड अब्जॉर्ब हो जाता है। जितने भी अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं उसको ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जितना भी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होगा फूड का वो वैक्यूल से बाहर निकल जाता है। ये हम अमीबा की बात कर रहे हैं। जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का फूड का और उसमें एनर्जी है वो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम है, यानी कि फूड को डाइजेशन करने के बाद उससे एनर्जी मिल रहा और बॉडी के अलग अलग तरीके के काम करना ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। लेटर चैप्टर में आप फूड के ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंटेस्टाइन से कैसे अब्जॉर्ब करेगा और हायर क्लासेस में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको एंड तक देखना। आप कोई भी पॉइंट इस चैप्टर से मिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू। आप इस चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।